तो डॉपलर्स इफेक्ट में क्या है? ये है चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड heard by an observer when there is a relative motion only along line joining. Relative motion between source and observer. पहले कसम खाओ कि इस सवाल में जो भी करेंगे इस कहानी में वो केवल लाइन जॉइनिंग के ऊपर ही करेंगे। सर लाइन जॉइनिंग क्या होता है वो मुझे समझाइए। मान लीजिए दुनिया में एक सोर्स और एक ऑब्जर्वर है, इसमें बहुत सारा मैथमेटिक्स सीखेंगे हम लोग, ठीक है, क्योंकि जो मेंस के सवाल होते हैं वो आसान कैलकुलेशन पर बेस्ड होते हैं। आसान कैलकुलेशन के सवाल अप्रोक्सीमेटली सॉल्व करके 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आसानी से पकड़ा जा सकता है। मैं बता दूंगा कब अप्रोक्सीमेशन आएगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन मैंने 99% ऑफ द सवाल इसमें हमेशा अप्रोक्सीमेशन से किए और कभी आंसर गलत नहीं होता। इसलिए कुछ ट्रिक्स सीखना, सीधा केवल फॉर्मूला लगाएं तो मामला नहीं बनता। सोर्स और ऑब्जर्वर दो लोग हैं। सोर्स का काम है फ्रीक्वेंसी जनरेट करना, तो सोर्स ने यहां से साउंड की फ्रीक्वेंसी जनरेट की, लेकिन सोर्स खुद चलेगा तो उसकी जो साउंड के जो पल्स है वो इकट्ठे होने लगेंगे, नहीं पास पास आने लगेंगे। ये भी अभी सिखा दूंगा, लेकिन आप लोग बड़े बच्चे हो इसलिए ज्यादा विजुअलाइजेशन की आपको जरूरत नहीं। सीधी बात करते हैं, अगर सोर्स ने साउंड छोड़ा f0 फ्रीक्वेंसी का और उसने जो वेवलेंथ निकाली वो लैम्डा नॉट वेवलेंथ है, तो इस ऑब्जर्वर को सोर्स या ऑब्जर्वर के चलने के हिसाब से कुछ और ही दिखाई देगा। तो मान लीजिए कि सोर्स चल रहा है vs वेलोसिटी से और ऑब्जर्वर चल रहा है vo वेलोसिटी से और साउंड चल रहा है c वेलोसिटी से। यह है स्पीड ऑफ साउंड। तो आपको डॉपलर इफेक्ट का फॉर्मूला यानी बोलना है जो फ्रीक्वेंसी हमें सुनाई देगी एपरेंट फ्रीक्वेंसी इक्वल टू f0 यानी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी या ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी इंटू c प्लस माइनस vo अपॉन c प्लस माइनस vs। अब इसमें दो बातें पकड़नी है आपको। पहले ये मैं सिखाऊंगा कैसे आ रहा है और आपको कुछ रटना नहीं पड़ेगा, ये किताबों में ऐसे लिखा रहता 10-10 बार। तो वो बुक में अलग अलग तरीके से लिखा रहता, वो सब बाईपास कर देंगे, कोई बुक पढ़ना नहीं। जो मैं सिखा रहा हूं केवल वही करना, डॉपलर इफेक्ट का हर सवाल आपसे हो जाएगा। c प्लस माइनस vo, c प्लस माइनस vs। केवल एक चीज याद रखना है कि ऑब्जर्वर का वेलोसिटी ऊपर है न्यूमरेटर में, हमेशा न्यूमरेटर में रहेगा, और सोर्स का वेलोसिटी हमेशा डिनोमिनेटर में रहेगा जब हम एपरेंट फ्रीक्वेंसी निकाल। ऑब्जर्वर का वेलोसिटी डिनोमिनेटर में, सोर्स हमेशा डिनोमिनेटर, बस इतना याद करके जाना है। और vo vs ये सब अलोंग लाइन ज्वाइनिंग सोर्स एंड ऑब्जर्वर। यानी कि जिस लाइन पर आपने सोर्स और ऑब्जर्वर को रखा है, या तो सोर्स उस लाइन पे ऑब्जर्वर की तरफ चलेगा या अवे चलेगा, परपेंडिकुलर नहीं चलेगा, टेढ़ा नहीं चलेगा। लेकिन सर एक सवाल में मैंने देखा था कि सोर्स टेढ़ा चल रहा था। अगर चलेगा तो उसका कंपोनेंट लेके इसी लाइन पर ही केवल सॉल्व होगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट से नहीं होता डॉपलर इफेक्ट, क्योंकि परपेंडिकुलर कंपोनेंट से इनका सेपरेशन या तो डिक्रीज करता है ना इंक्रीज करता है। इसलिए कोई कहता है कि मेरे और सोर्स के बीच में कोई रिलेटिव सेपरेशन या अप्रोच वेलोसिटी नहीं आ रही,
तो डॉपलर इफेक्ट नहीं होगा। अगर कोई कहता है कि हमारे बीच में रिलेटिव वेलोसिटी तो है लेकिन हमारे बीच का गैप चेंज नहीं हो रहा, मैं फिर से कोशिश करता हूं। मान लीजिए एक सर्कल में कोई सोर्स घूम रहा है और उस सर्कल के सेंटर पे तुम हो, तो तुम सोर्स को कितना भी देखोगे घूमते हुए, तुम्हारे से ना तो उस सोर्स का गैप इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है। अगर ऐसा सोर्स फ्रीक्वेंसी एफ नॉट छोड़ेगा तो तुमको भी एफ नॉट ही मिलेगा। डॉपलर इफेक्ट तभी काम आता है जब गैप बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर डिक्रीज या इंक्रीज होता है। अमन गुप्ता पहले जो पढ़ा रहे वो तो कर लो यार। सोर्स एंड ऑब्जर्वर दो लोग जब चलते हैं तो सोर्स एंड ऑब्जर्वर के वेलोसिटी का वही कंपोनेंट लेना है जो लाइन जॉइनिंग पे है। अगर इनके वेलोसिटी ऑलरेडी लाइन जॉइनिंग पे है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन टेढ़े हैं तो कंपोनेंट लेना है। ठीक है, तो आपको यही लिखना है कि VO एंड VS आर कंपोनेंट्स of velocity of observer and source along SO line। बार बार लिख रहा हूं, आप इसको बार बार दिमाग में बिठा लीजिए। अभी करते हैं। अब देखो डॉपलर इफेक्ट होता कैसे है, नहीं होता कैसे ये नहीं बता रहे। डॉपलर इफेक्ट में फॉर्मूला हमें क्या याद रखना, ठीक है। एपरेंट वेवलेंथ यहां जरूर लिखा है, उसको अभी मत लिखना, अभी मैं सिखा देता हूं। लेकिन पहले डॉपलर इफेक्ट का हमारा फॉर्मूला यानी केटी फॉर्मूला लिख लेना। क्या लिखना है? एफ डैश इज इक्वल टू एफ नॉट सी विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, सी विद रिस्पेक्ट टू सोर्स, ये भी अलोंग एसओ, ये भी अलोंग एसओ। ये फॉर्मूला लिख लीजिए, बस हो गया। कुछ प्लस माइनस याद करने की जरूरत नहीं, केवल ये देख लो ऑब्जर्वर के लिए साउंड का वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी कितना आ रहा है और सोर्स के लिए साउंड का रिलेटिव वेलोसिटी कितना आ रहा है। ठीक है, उससे हमेशा सारे केस सॉल्व हो जाएंगे। दूसरा इफेक्ट जो आपको याद रखना है, दूसरा अभी सॉल्व करके दिखाता हूं, लेकिन दूसरा इफेक्ट जो याद रखना है कि इफ सोर्स और ऑब्जर्वर comes closer then frequency increases। इससे भी आपको साइन का आइडिया लग जाएगा, जो पास आ रहा है उससे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, अगर कोई दूर जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेगा। VS क्या है? VS है सोर्स का वेलोसिटी। VO क्या है? VO है ऑब्जर्वर का वेलोसिटी। तो C क्या है? वेलोसिटी ऑफ साउंड। ठीक है, देखो अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो न्यूमरेटर वाला प्लस हो जाएगा, डिनोमिनेटर वाला माइनस हो जाएगा। एक सवाल, एक सिचुएशन कर रहे हैं, मान लीजिए सोर्स चल रहा है राइट में, ऑब्जर्वर भी चल रहा है राइट में, और दोनों का लाइन ज्वाइनिंग भी है सेम लाइन, तो C किधर होगा? आप कहेंगे C हमेशा होगा सोर्स से ऑब्जर्वर, सोर्स टू ऑब्जर्वर, हमेशा C सोर्स टू ऑब्जर्वर। तो मुझे बताओ ऑब्जर्वर का वेलोसिटी जो न्यूमरेटर में, इनका डायरेक्शन सेम है लेकिन दोनों का एरो सेम दिख रहा है, सेम का मतलब रिलेटिव वेलोसिटी में माइनस, तो एफ डैश इज इक्वल टू एफ नॉट सी माइनस VO। इसमें भी सेम डायरेक्शन दिख रहा है माइनस, एरो सेम दिखे तो रिलेटिव वेलोसिटी में माइनस कर देते, एरो सेम दिखे तो माइनस कर देते। अगर इनमें कोई एरो अपोजिट होता तो रिलेटिव वेलोसिटी में प्लस। हमें कैसे पता साउंड राइट में जा रहा है? अबे साउंड बनाएगा कौन? सोर्स। सुनेगा कौन? ऑब्जर्वर। तो साउंड तो सोर्स से ऑब्जर्वर की तरफ ही चलेगा। ठीक है, ऐसा साउंड का इफेक्ट है। अब बताओ मुझे कि अगर मैं अपने दूसरे कॉन्सेप्ट के हिसाब से देखूं तो
इन दोनों में से, सोर्स और ऑब्जर्वर में से, ऑब्जर्वर दूर जा रहा है, यानी ऑब्जर्वर चाहता है फ्रीक्वेंसी घट जाए, सोर्स चाहता है फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए। ऑब्जर्वर चाहता है फ्रीक्वेंसी घट जाए, सोर्स चाहता है फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए। तो ऑब्जर्वर जो न्यूमरेटर में है वो फ्रीक्वेंसी घटाना चाहता है, न्यूमरेटर छोटा कर दो। सोर्स जो कि डिनोमिनेटर में है वो फ्रीक्वेंसी बढ़ाना चाहता है, तो डिनोमिनेटर छोटा कर दिया। छोटा क्यों कर दिया समझ गए ना, डिनोमिनेटर घटने से फ्रीक्वेंसी बढ़ता है। डिनोमिनेटर घटने से फ्रीक्वेंसी, तो जब डिनोमिनेटर वाले चीज से फ्रीक्वेंसी बढ़ाना है तो माइनस में लगाएंगे, और घटाना है तो प्लस में। तो उल्टा साइन चल रहा है, मतलब ये दूर जा रहा है तो माइनस है, ये पास आ रहा है तो माइनस है, दूर जाने पर ये प्लस। अगर आप लॉजिक थोड़ा सा समझ गए तो आपको ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। एपरेंट वेवलेंथ का फॉर्मूला भी लिख लेते हैं। इट डिपेंड्स only on velocity of source and position of observer, not on VO पे डिपेंड नहीं करता। सोर्स चला राइट में, ऑब्जर्वर यहां खड़ा है, बस ऑब्जर्वर चले या ना चले वेवलेंथ को उससे फर्क नहीं पड़ता, केवल सोर्स चल रहा है उस पर देखना। साउंड चल रहा है इधर, एपरेंट वेवलेंथ इज C with respect to source divided by F naught. Lambda dash is called apparent wavelength. इस डायग्राम में C माइनस VS अपॉन F नॉट है ओरिजिनल या एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। फॉर्मूला लिख के याद रखना है आपको, डेराइव करने चलेंगे तो 10 दिन निकल जाएंगे। कह रहे हैं अगर ऑब्जर्वर रेस्ट पे हो, सर ये वाला तो सवाल बताया ही नहीं, ऑब्जर्वर रेस्ट पे हो तो VO को 0 रख देना। सर अगर सोर्स रेस्ट पे हो तो क्या होगा, तो VS को 0 रख देना। सर दोनों चल रहे हो तो दोनों के वैल्यू रख देना। अगर सोर्स इधर की तरफ पास आ रहा हो तो न्यूमरेटर वाली चीज को बढ़ा दो, प्लस कर दो। अगर अब सोर्स दूर जा रहा हो तो सोर्स दूर जा रहा है, दूर जाना मतलब घटाना, तो घटाना है डिनोमिनेटर से तो प्लस कर देंगे। सी का डायरेक्शन क्या होगा, बहुत ही मूर्खता बड़े सवाल पूछ रहे हो आप लोग। सी का डायरेक्शन हमेशा सोर्स से ऑब्जर्वर की तरफ। साउंड बनाता कौन है, मान लीजिए एक ट्रक हॉर्न बजाते हुए आ रहा है तो साउंड किधर से आ रहा होगा, हमारे से ट्रक की तरफ जा रहा होगा। कैसे कैसे सवाल पूछ रहे हो भाई। आप लोगों को समझ में आने लगता है तो आपका हार्ट बीट बढ़ जाती है, आपको लगता है कि कहीं कुछ गलत तो नहीं बता रहे सर, हमें समझ में आ जा रहा है, तो आप उल्टे सीधे सवाल फिर पूछते हो। अब थोड़ा सा पिक्चर समझो, एपरेंट वेवलेंथ का क्या पिक्चर है। मान लीजिए एक सोर्स एक जगह स्टेशनरी है और अपने चारों तरफ वेव पल्स बना रहा है, तो आपको वेव पल्स ऐसे बनते हुए दिखेंगे। अगर जैसे पानी में पत्थर मारते हैं ना, तो ऐसे रिपल्स आगे बढ़ते हैं। आप सोचिए एक सोर्स है जिससे साउंड निकल रहा है और साउंड चारों तरफ सी स्पीड से जा रहा है, तो दो वेव पल्स के बीच में जो गैप है वो वेवलेंथ होता है, ये भी वेवलेंथ है। अगर सभी सी से चल रहे हैं तो जितना ये आगे बढ़ेगा उतना ये आगे बढ़ेगा, तो गैप चेंज नहीं होगा, मतलब ये सर्कल बड़े होते जाएंगे। तीसरा वाला सर्कल चौथी जगह पहुंच जाएगा, दूसरा वाला तीसरी जगह पहुंच जाएगा, ये वाला पहला वाला दूसरी जगह पहुंच जाएगा, यहां जीरो वाला पहली जगह आ जाएगा। तो सर्कल बड़े हो रहे हैं लेकिन गैप चेंज नहीं हो रहा। ये तब है जब ये रेस्ट पे है। लेकिन सोचिए कि अगर ये सोर्स चलने लगे, अगर ये सोर्स चलने लगे, तो अगर सोर्स चले तो उसने पहला सर्कल जो बनाया था वो यहां पे सेंटर था, मतलब पहला सर्कल ये इसके ऊपर बना। लेकिन जब उसने दूसरा सर्कल बनाया वो थोड़ा खिसक गया, तो दूसरे सर्कल का सेंटर कहीं और है। तो मैंने जब दूसरा सर्कल बनाया तो उसका सेंटर थोड़ा सा आगे है, देखो इस सेंटर के अबाउट सर्कल, फिर थोड़ा खिसक गया, तो तीसरा वाला सर्कल बना, उसका सेंटर और आगे है। तो हर बार जब सोर्स चलता जाएगा तो आपको ऐसा लगेगा कि सर्कल के सेंटर भी आगे खिसकते जा रहे हैं, क्योंकि पहला सर्कल एक अलग पॉइंट से जनरेट किया,
फिर थोड़ा आगे गया और वहां से दूसरा सर्कल जनरेट किया, तो सर्कल के एक साइड का गैप कम हो जाएगा और दूसरे साइड का गैप पहले से ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। अगर यहां से कोई ऑब्जर्वर देख रहा हो, उससे पूछोगे वेवलेंथ कम हो गई कि ज्यादा, वो बोलेगा अरे भाई सोर्स मेरी तरफ आता है तो वेवलेंथ डिक्रीज हो जाती है। लेकिन अगर उसी ऑब्जर्वर से पीछे की तरफ पूछे तो वो बोलेगा यार जो गैप है ना वो पहले से ज्यादा लग रहा है, तो वेवलेंथ इंक्रीज दिखाई देती है। यहां पे ऑब्जर्वर किसी पॉइंट पर भी हो, ऑब्जर्वर से पूछो तो बोलेगा अगर जो वेवलेंथ लैम्डा है तो इधर भी लैम्डा दिख रहा है, इधर भी लैम्डा दिख रहा है, इधर भी लैम्डा दिख रहा है, लेकिन यहां पे ये लैम्डा डैश ग्रेटर देन लैम्डा है और यहां लैम्डा डैश लेस देन लैम्डा है। थोड़ा थोड़ा इमेजिनेशन हो पा रहा है? बिल्कुल सही बोला, लाइक वेव फ्रंट, अनुभव पांडे ने बोला वेव फ्रंट की तरह है। अब देखो थोड़ा सा और मैथमेटिक्स इजी करते हैं। वेवलेंथ का फॉर्मूला तो हमने पढ़ लिया, E माइनस वी एस अपॉन एफ नॉट। जैसे अगर सामने से देखोगे तो लैम्डा डैश इज सी माइनस वी एस अपॉन एफ नॉट, और पीछे से देखोगे तो लैम्डा डैश इज सी प्लस वी एस अपॉन एफ नॉट। दो ही फॉर्मूले हैं, ये बिहाइंड द सोर्स है, ये इन फ्रंट ऑफ द सोर्स है। मतलब तुम सड़क पे खड़े हो, कार तुम्हारी तरफ आ रही है तो वेवलेंथ अलग सुनाई देगा, कार तुमसे दूर जा रही है तो वेवलेंथ अलग सुनाई देगा। ऐसा है, तुम्हारी तरफ आ रही है कार, वेवलेंथ छोटा हो गया, फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, तुमसे दूर जा रही है वेवलेंथ बड़ा हो गया, फ्रीक्वेंसी कम हो गई, बस इतना। जल्दी जल्दी लिखते चलना, ज्यादा खेल है नहीं इसमें। डॉपलर्स इफेक्ट क्या है ये आप सीख गए। क्या सीखे कि देखो एक ऑब्जर्वर है जो कि चल रहा है वीओ से, और एक सोर्स है जो कि रेस्ट पे है। अगर सोर्स ने एफ नॉट फ्रीक्वेंसी का साउंड छोड़ा और ऑब्जर्वर चलो इसके पास आ रहा है ऐसा मान लीजिए, तो साउंड हमेशा सोर्स से ऑब्जर्वर की तरफ है, इनका डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट दिख रहा है। अगर मैं एफ डैश का वैल्यू बोलूं तो आप बोलेंगे एफ नॉट सी प्लस वीओ अपॉन सी। अगर इसको थोड़ा और सॉल्व करें तो आपको दिखेगा एफ डैश माइनस एफ नॉट इक्वल टू वीओ अपॉन सी। यानी कि यहां फॉर्मूला बना डेल्टा एफ बाई एफ नॉट इक्वल टू वीओ अपॉन सी। इसको जरा नोट कर लो, इंपॉर्टेंट। हमने अभी अभी क्या सीखा उस पर ही ध्यान देना, फॉर्मूला रट के नहीं जाना, आप फेस वैल्यू पे ही सॉल्व कर सकते हो। फिर से सुनो, अगर मैंने कहा ऑब्जर्वर सोर्स के नजदीक आ रहा, अपने आप से पूछो कि फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी या घटेगी, आप कहेंगे अरे पास आ रहा है ना तो बढ़ाना पड़ेगा, आंसर बढ़ता हुआ आएगा। अगर आंसर बढ़ रहा है तो न्यूमरेटर में रखी चीज को ऐड बड़ा होना पड़ेगा, तो न्यूमरेटर बढ़ेगा कब, जब सी प्लस वीओ लिखोगे। अगर यही टर्म डिनोमिनेटर में होता और बढ़ाना होता तो डिनोमिनेटर में सब्ट्रैक्ट करके लिखते। बस इतना लॉजिक अगर क्लियर है तो साइन कभी नहीं लगाना पड़ता, उसको वेक्टर वुक्टर की तरह कुछ सॉल्व नहीं करना पड़ता, न रटना पड़ता है। दूसरा तरीका यह है कि आप देख रहे हैं सी लेफ्ट में है और वीओ राइट में, अगर रिलेटिव वेलोसिटी पूछे तो आप कहोगे अपोजिट डायरेक्शन में दो वेक्टर होते हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी ऐड हो जाती है, तो नंबर्स ऐड कर दिए सी प्लस वीओ अपॉन सी। इसमें सी से डिवाइड कर दिया तो 1 प्लस वीओ बाई सी हो गया, 1 को उधर सब्ट्रैक्ट कर दिया, एफ नॉट से डिवाइड कर दिया, एफ डैश माइनस एफ नॉट अपॉन एफ नॉट इज वी बाई सी। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको याद रख लो। ये तब है केवल जब ऑब्जर्वर चल रहा है और सोर्स रुका हुआ है। इसी तरह का दूसरा रिजल्ट है एफ डैश इज एफ नॉट सी अपॉन माइनस। मान लीजिए सोर्स चल रहा है और ऑब्जर्वर रेस्ट पे है और साउंड भी
तो यहाँ पे एक पेज लगा देना चाहिए, एक पेज इंसर्ट कर रहा हूँ, कंजूसी। अगर सोर्स चला और ऑब्जर्वर रेस्ट पे है तो हमारे एपरेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला C/C माइनस VS हो गया। आपको दिख रहा है कि सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ आ रहा है, तरफ आने से डिनोमिनेटर घटेगा, माइनस लगा दिया। अब बताओ, इसमें जब ये करा ऐसा तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, तो F डैश इक्वल टू F0, F डैश माइनस F0 करते, F डैश माइनस F0 इक्वल टू, कुछ ऐसा न्यूमरेटर ले जाओ, C माइनस VS सब्ट्रैक्ट करोगे, C से C कट जाएगा, VS आ जाएगा, F0 VS अपॉन माइनस VS, ये आ गया डेल्टा F। तो डेल्टा F बाई F0 इक्वल टू VS अपॉन C माइनस V, ये एक रिजल्ट आ गया। इफ VS इज मच लेस देन C, then delta F by F0 is VS by C। अगर आप ये दोनों रिजल्ट देखें तो सेम है, डेल्टा F by F0, डेल्टा F by F0 is VS by C, यहां पे डेल्टा F by F0 is VO by C, लेकिन ये अप्रोक्सीमेशन है, ये रिजल्ट सही लग रहा है। चलिए, अगर सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों मूविंग है, दोनों मूविंग है, तो मान लीजिए मेरा सोर्स चल रहा है इधर और ऑब्जर्वर चल रहा है इधर। आप दोनों में डिफरेंस समझना, साउंड चल रहा है इधर तो ऑब्जर्वर चाहता है फ्रीक्वेंसी घट जाए, सोर्स चाहता बढ़ जाए, तो डेल्टा F1 बाई F0 का वैल्यू माइनस VO बाई C है और डेल्टा F2 बाई F0 का वैल्यू प्लस VS बाई C है। ये चाहता बढ़ जाए, ये चाहता घट जाए, तो नेट डेल्टा F बाई F0 का वैल्यू VS माइनस VO बाई C ऐसा आ जाएगा। लेकिन ये अप्रोक्सीमेटली फॉर्मूला है, C इज मच ग्रेटर देन VS करने पर ही ये काम करेगा। लेकिन ऐसा सवाल मोस्ट ऑफ द टाइम आपको मिलेगा, थोड़ा दिमाग में रखना। अगर दोनों चल रहे हैं तो डिफरेंस, नेट डिफरेंस अपॉन F0 VS माइनस VO बाई C। अगर आपको कहते हैं कि एपरेंट फ्रीक्वेंसी बताओ, तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला तो हमने पढ़ ही लिया है ये, लेकिन इसको अप्रोक्सीमेटली मैंने सॉल्व किया। अगर केवल ऑब्जर्वर चलता तो माइनस VO बाई C क्यों लिख दिया? क्योंकि ऑब्जर्वर दूर जा रहा, फ्रीक्वेंसी घटा रहा है। इसको प्लस VS बाई C क्यों लिख दिया? क्योंकि सोर्स पास आ रहा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा है। तो जो बढ़ा रहा है उसको प्लस VS बाई C, जो घटा रहा है जो उसको माइनस VO। तो नेट चेंज क्या हो गया? डेल्टा F1 प्लस डेल्टा F2 किया, तो डेल्टा F1 प्लस डेल्टा F2 अपॉन F0 इज VS माइनस VO बाई C। देखो डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे। ये अप्रोक्सीमेशन मेंस में हमेशा काम करेगा, एडवांस में भी काम करता है। एडवांस में हार्डली एक आध बार ऐसा सवाल आएगा जो एग्जैक्ट वैल्यू पे सॉल्व करना पड़ा, और दूसरा एग्जैक्ट वैल्यू से सॉल्व करोगे तो डायरेक्ट आंसर आ रहा था, अप्रोक्सीमेशन से किया तो आंसर थोड़ा सा डेसिमल में आ रहा था। तो ऑब्वियसली अप्रोक्सीमेशन है, आंसर डेसिमल में। तुमने कहा एग्जैक्ट वैल्यू से सीधा कट रहे हैं सर, तो ठीक बात है, ऐसा हो सकता है किसी सवाल में एग्जैक्ट वैल्यू पे एग्जैक्ट कट रहे हो। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि जहां मोस्ट ऑफ द सवालों में अगर 2 मीटर पर सेकंड 1 मीटर पर सेकंड से चल रहा है और 340 के साथ डिफरेंस ले रहे हो, यार यहां पे 340 मीटर पर सेकंड है और ये 2 मीटर पर सेकंड है, तो 338 हो गया या 342 हो गया, तो इनका रेशियो लेने में दम निकल जाती है लोगों की, बड़ा घबराते हैं लोग। लेकिन आपने ऐसे लिखा तो तुरंत आंसर आ जाएगा। समझ गए क्या? चलिए कुछ सवाल करेंगे। अब एक और टर्म देखो, एक ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ आके, सोर्स रेस्ट पे है, उसकी तरफ आके ऐसे सामने से क्रॉस करके निकल गया। तो ऑब्जर्वर पहले था पोजीशन 1 पे,
और पास आ रहा था, फिर क्रॉस करके पोजीशन 2 पे चला गया। यानी दो ऑब्जर्वर नहीं है, ऑब्जर्वर एक ही है, सोर्स भी एक है, ऑब्जर्वर भी है, लेकिन क्रॉस कर गया। पहले क्रॉस कर गया तो डेल्टा एफ बाई एफ नॉट का वैल्यू प्लस वीओ बाई सी था, डेल्टा एफ टू बाई एफ नॉट का वैल्यू माइनस वीओ बाई सी था। तो मुझे कोई पूछता है कि व्हाट इज चेंज इन फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द ऑब्जर्वर, तो आप कहेंगे पहले एफ नॉट से डेल्टा एफ वन ज्यादा सुनाई दे रही थी, बाद में एफ नॉट से डेल्टा एफ टू कम सुनाई दे रही है, तो जो चेंज हुआ वो डेल्टा एफ वन माइनस डेल्टा एफ टू, अगर सब्ट्रैक्ट करें वैल्यूज पे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2VO/C। मतलब इनका सब्ट्रैक्शन कर दिया, पहले थोड़ा ज्यादा था बाद में कम हो गया, तो वैल्यूज लेके ऐड कर दो या सब्ट्रैक्ट कर दो इसी नंबर के साथ, तो नेट डिफरेंस अपॉन 2VO/C। आप समझना, मान लीजिए पहले सोर्स पास आ रहा था तो इसका फ्रीक्वेंसी उसको ओरिजिनल से 5 ज्यादा सुनाई दे रहा था, बाद में जब दूर जा रहा है तो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से 4 कम सुनाई दे रहा है। तो पहले 5 ज्यादा सुनाई दे रहा था, बाद में 4 कम सुनाई दे रहा है, तो बताइए कितने का डिफरेंस यहां से यहां तक में आया होगा। तो आप बोलेंगे यार एक नंबर से 5 ज्यादा था, फिर उस नंबर से 5 कम, यानी टोटल डिफरेंस कितने का आ गया? आप कहेंगे 9 का आ गया। समझ गए क्या? ये हमारा रिजल्ट हो गया भाई। इसमें सोर्स क्रॉसिंग स्टेशनरी ऑब्जर्वर, देखो सोर्स चल रहा है वीएस से, ऑब्जर्वर रेस्ट पे है, और फिर सोर्स ऐसे क्रॉस करके आगे चला गया। अगर हम बोले पहले F1 सुनाई दिया बाद में F2 सुनाई दिया, मैं सॉल्व करके दिखाता हूं। F0 C अपॉन C माइनस VS, और F2 हो जाएगा F0 C अपॉन C प्लस VS। तो डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी इज डेल्टा F इज इक्वल टू F0। इनको सब्ट्रैक्ट करें तो C अपॉन C माइनस VS में से C अपॉन C प्लस VS को सब्ट्रैक्ट कर देना। थोड़ा स्पीड तेज है आज, C प्लस VS को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो आया F0 2CV अपॉन, थोड़ा इसको एलसीएम लेना, तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो C स्क्वायर माइनस VS स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन अगर थोड़ा और सॉल्व करें और ये लिखें इफ C इज मच ग्रेटर देन VS, तो डेल्टा F बाई एफ नॉट का वैल्यू 2VS/C फिर से आ जाएगा। जैसे पहले आ रहा था 2VO/C, इसमें भी आएगा 2VS/C। अगर मैं VS को बहुत छोटा लूं तो C स्क्वायर माइनस V स्क्वायर वाला V स्क्वायर नेग्लिजिबल है, तो हटा देते हैं इसको हटा दिया तो नीचे बचेगा C स्क्वायर से एक C कैंसिल हो जाएगा, तो 2VS/C रह जाएगा, 2VS/C। बार बार यही हो रहा है, एक ऑब्जेक्ट अगर अप्रोच करता है और दूसरा रेस्ट पे रहता है तो डेल्टा F/F का वैल्यू V/C है, लेकिन जब रिसीड करता है तो फिर से V/C का डिफरेंस है, लेकिन दोनों डिफरेंस ऐड कर रहे हैं 2V/C, आंसर आ जा रहा है। एक ही चलता है तो डेल्टा F/F इक्वल टू V/C, दूसरा चलता है तो डेल्टा F/F इज इक्वल टू 2V/C। अगर वही क्रॉस करके चला गया तो दो बार 2V/C करेंगे, मतलब V/C करेंगे दो बार तो 2V/C आ जाएगा। अगर एक ही चल रहा है V/C। कंफ्यूज हो गए? चलिए एक दो सवाल करेंगे तो खेल क्लियर हो जाएगा। पढ़ो जरा। लिखा है स्टेशनरी सोर्स एमिट्स साउंड वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 500, टू ऑब्जर्वर मूविंग अलोंग लाइन पासिंग थ्रू सोर्स डिटेक्ट साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी
480 एंड 530। देखो, टू ऑब्जर्वर मूविंग अलोंग अ लाइन पासिंग थ्रू द सोर्स डिटेक्ट अ साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो अगर मैंने बोला कि एक सोर्स, एक ऑब्जर्वर है जो कि चल रहा है सोर्स की तरफ, और दूसरा ऑब्जर्वर चल रहा होगा सोर्स से दूर, ये ऑब्जर्वर, सोर्स बीच में रेस्ट पे है, मान लीजिए सोर्स रेस्ट पे है, तो इसको सुनाई दे रहा है, पास आ रहा है, इसको सुनाई दे रहा है 530 और इसको सुनाई दे रहा है 480। लेकिन ये बताओ इसका डिफरेंस कितना है? आप बोलेंगे ये 500 है और ये 480 है, यानी कि इसका डिफरेंस है डेल्टा एफ बाई एफ इज इक्वल टू 2v बाई v बाई सी। केवल एक के साथ लेना v बाई सी। बताओ मुझे फॉर्मूला। ये 500 का है और इसको सुनाई दे रहा है 480, तो डिफरेंस आया 20 अपॉन 500 इक्वल टू v बाई सी। सी का वैल्यू कितना दिया है? 300। 300 यहां लिख देते हैं, ये कैंसिल कर दिया यहां से, यहां 3 ऊपर भेज दिया, 5 से ये कर दिया 4, तो v का वैल्यू आया 12। देखो क्या आंसर कहीं 12 दिया हुआ है? आप कहेंगे हाँ जी 12 तो आंसर है, यहां पे भी है, यहां पे भी है। दूसरा 530 वाला सॉल्व करते हैं। 530 और 500 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 30 का। 30 अपॉन 500 इक्वल टू v बाई सी। v बाई सी की जगह लिख दिया 300। 300 का ये 300 कैंसिल किया, 3 इधर चला गया, ये कैंसिल किया तो 6 हो गया, तो v का वैल्यू आया 18। तो टंग, क्या आंसर आया? हमने ही फास्टेस्ट किया है, हमने ही ये फास्टेस्ट सॉल्व किया। डेल्टा एफ बाई एफ इज इक्वल टू वी बाई सी। कोई एक चलेगा, डेल्टा एफ बाई एफ इज वी बाई सी, डेल्टा एफ बाई एफ वी बाई सी, डेल्टा एफ बाई एफ वी बाई सी। केवल देखो कि ओरिजिनल क्या था और नया क्या है, उसमें डिफरेंस कितना। क्या ये सवाल उल्टा भी पूछा जा सकता है? हाँ बोलेगा, अगर 10 मीटर पर सेकेंड से सोर्स ऑब्जर्वर चल रहा है तो हमें कितना सुनाई देगा? तो आप यहां पे v की जगह 10 मीटर पर सेकेंड रखोगे, डेल्टा एफ निकालोगे, उसको ऐड कर दोगे। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। तो जो फ्रीक्वेंसी है, यहां लिखा ओपन एंड फ्लूट है, यानी फ्रीक्वेंसी को लिया सेकेंड हार्मोनिक 2c बाय 2l, 2c बाय 2l, 2c की जगह लिख दिया 330 अपॉन 2l की जगह लिख दिया 50 इंटू 250 को लिख दिया 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 मीटर। ये हो गया 1 और ये हो गया 660 हर्ट्ज। तो हो गया ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। 10 किलोमीटर पर आवर को मैंने मीटर पर सेकंड में लिख दिया, क्योंकि ये भी मीटर पर सेकंड में। तो 10 किलोमीटर पर आवर होता है 10 इंटू 5 बाई 18, ये कैंसिल करेंगे 9, ये हो जाएगा 5, 25 बाई 9 हो गया मीटर पर सेकेंड। ऑलमोस्ट 3 मीटर पर सेकेंड है ये, ऑलमोस्ट 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो हमने लिखा डेल्टा एफ बाई एफ इज इक्वल टू वी बाई सी। तो डेल्टा एफ का वैल्यू पता लगाना है। एफ का वैल्यू दिया है 660 इक्वल टू 25 बाई 9 इंटू 330। तो 660 और 330 कैंसिल किया तो 2 हो गया, 2 ऊपर भेज दिया, तो ये 50 बाई 9 हो गया, 50 बाई 9, 50 बाई 9 यानी 5.5 के आसपास, हर्ट्ज के आसपास आ गया। तो डेल्टा एफ अगर 5.5 है तो नेट फ्रीक्वेंसी आया 660 प्लस 5.5 यानी 665.5 हर्ट्ज के आसपास आएगा। बोलो, जैसा मैं आपको बता रहा हूं अगर वैसा करेंगे तो आपको ये क्वेश्चन
जल्दी सॉल्व होगा जो मेथड में बता रहा हूं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप और फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, इसमें ये होमवर्क है, इसमें ओरिजिनल फॉर्मूला लगा के कीजिएगा, आसानी से हो जाएगा। लेकिन डेल्टा एफ बाई एफ से भी कर सकते हैं, बट यहां पे फ्रीक्वेंसी का रेशो पूछा है तो डेल्टा एफ निकालोगे फिर उसको ऐड करोगे तो इसमें टाइम ज्यादा लगता है। तो आप जरा चेक कर लेना। खेल समझ में आया? मैंने आपको जो तरीका बताया उससे अप्रोक्सीमेशन से आंसर आपके पास आ गया, क्योंकि चारों ऑप्शन बहुत दूर हैं, इसलिए आपको तुरंत आंसर पता चल जाएगा कहां जा रहा है।